सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन शाम में कुंडली का फलादेश कैसे करें, इस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा भी वर्तमान में आयोजित हो रही है। वैसे प्रतिदिन हम लोग कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित करते ही रहते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कुंडली फलादेश कैसे करें, इस पर ढेर सारी सूत्रों का हम लोगों ने चर्चा किया। आज की कक्षा में भी हम लोग कुंडली के फलादेश कैसे करें, किसी भी भाव को आधार मानकर, तो कैसे करें उस पर भी कुछ चर्चा होनी है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो आखिरी सूत्र पढ़ा था शनिवार को, प्रत्येक सोमवार, कल सोमवार था तो सोमवार के दिन हम लोग अभ्यास कक्षा का आयोजन करते हैं, पुनरावृत्ति की कक्षा भी होती है, और मंगलवार से शनिवार तक हम लोग फलादेश की कक्षा कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, आपस में ज्ञान वर्धन का प्रयास करते हैं। तो जो शनिवार को कक्षा हुई थी तो उसमें यह चर्चा हुआ था कि यदि यदि कोई ग्रह यदि कोई ग्रह किसी ग्रह के पास में केंद्राधिपत्य दोष है, केंद्राधिपत्य दोष है, तो केंद्राधिपत्य दोष क्या है, यह दोष किसे लगता है? आप सबों को पूर्व से ज्ञात है कि जो शुभाग्रह होते हैं, शुभ ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष लगता है। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं कुंडली में? लग्न, चौथा, सातवां एवं 10वां भाव केंद्र भाव कहा जाता है। और केंद्राधिपत्य, केंद्र जो अधिपत्य, केंद्राधिपत्य तो अधिपत्य का मतलब हुआ स्वामी हो जाना, मालिक हो जाना, अधिकार हो जाना। तो यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लग जाता। क्यों? क्योंकि शुभाग्रह का नैसर्गिक गुण है अच्छा फल देना, पापग्रह का नैसर्गिक गुण है बुरा फल देना, और केंद्र का आधिपत्य हो जाने पर एक ही गुण है कि अपने स्वाभाविक गुण को भूल जाना। स्वाभाविक गुण जो है उसको ग्रहगण भूल जाते हैं। तो यदि पापग्रह अब यहीं पे क्रूर शनि लग्न के स्वामी हो गए, शनि देव पापग्रह है, केंद्र भी का भाव भी है, क्या हो गया? अपने पापत्व गुण भूल गए, अब ये पाप फल नहीं देंगे। अच्छा हो गया। सूर्य जो क्रूर ग्रह है अपने गुणों को ही भूल गए, क्रूरता समाप्त इनकी हो गई, अच्छी बात। मंगल देव पापग्रह हैं, पापत्व गुण समाप्त हो गया, अच्छी बात है, सुफल हो गया। अब इनकी दूसरी राशि जो तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव का गुण क्या है? बुरा फल देना, तो फिर ये बुरा फल ही देंगे। जो इनका नैसर्गिक गुण था बुरा फल देने का, वह यहाँ से समाप्त हो गया, लेकिन भाव आधारित एक गुण विशेष आ गए, इसलिए फल दे। अब यहाँ पर देखा जाए शुक्र देव की 2 नंबर की राशि इसी कुंडली में है। अब शुक्र देव का स्वभाव है नैसर्गिक शुभ, अब केंद्र भाव के स्वामी हो गए तो ये शुभ गुण को भूल गए, तो भूल गए तो हमें अच्छा फल मिल ही नहीं रहा, तो इसी को कहते हैं केंद्राधिपत्य दोष। केंद्राधिपत्य दोष में सबसे अधिक दोष देवगुरु बृहस्पति को लगता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जब भी राशियां होती है तो दोनों राशियां इनका केंद्र में ही होता है, इसलिए सबसे अधिक। उसके बाद में शुक्र देव जो होते हैं, इनकी एक ही राशि केंद्र में कभी भी एक साथ हो सकती है। क्या तो 2 नंबर की राशि होगी केंद्र में, या 7 नंबर की राशि होगी, दोनों में कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति से कम दोष शुक्र को लगता है।
एवं बुध और चंद्रमा को बहुत कम दोष लगता है, ना के बराबर, लेकिन केंद्राधिपत्य दोष तो लगता है। अब कभी कभी बुध देव अगर पापाग्रह का काम कर रहे हैं तो केंद्र का अधिपति होना बहुत अच्छा हो जाता है। अगर यहीं पे 3 नंबर की राशि हो, 7वें भाव में 6 नंबर की राशि यहाँ पर हो और बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु के साथ में बैठ गए, इनका क्या हो गया, ये पापाग्रह बन गए। क्योंकि स्वभाव है, पुस्तक में वर्णित है कि जब बुध देव किसी पापाग्रह के साथ में होते हैं तो पापाग्रह हो जाते हैं। तो फिर बुध देव को तो लगा ही नहीं केंद्राधिपत्य दोष, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो बुध देव अधिकांशतः सूर्य के ही साथ में रहते हैं या किसी न किसी पापग्रह से युक्त रहते ही अधिकांशतः समय। बहुत कम ही कुंडलियां ऐसी देखने को मिलती है जिसमें बुध देव शुभ ग्रह का काम करे, इसलिए बुध देव को औसतन सबसे कम केंद्राधिपत्य दोष लगता है। चंद्रमा भी जब क्षीण होता है, अगर यहीं पे 4 नंबर की राशि केंद्र में हो जाए, अगर 4 नंबर की राशि केंद्र में हो जाए और चंद्रमा क्षीण हो, यानी कि सूर्य के 12वें सूर्य के साथ या सूर्य के दूसरे चंद्रमा हो जाए, तो फिर केंद्राधिपत्य दोष चंद्रमा को नहीं लगेगा और अच्छा हो गया। क्योंकि जो क्षीण चंद्रमा को भी पापग्रह की संज्ञा दी गई है, तो ये अपने नैसर्गिक गुण को भूल गए, तो अच्छा, यह स्थिति अच्छी होगी। इसलिए बुध एवं चंद्रमा को कम केंद्राधिपत्य दोष लगता है। ये तो हो गया केंद्राधिपत्य दोष के बारे में। यदि कोई ग्रह लग्न का स्वामी हो, केंद्राधिपत्य दोष उससे लगा हुआ हो और वह लग्न हो, यानी कि लग्नेश भी हो, जिस ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ हो, अगर वह लग्नेश भी हो तो लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह भी है कि जिस ग्रह को अगर केंद्राधिपत्य दोष लगता है, अभी इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लगा है कि नहीं लगा है? लगा है गुरु जी, लगा है। तो क्या इसका केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हुआ है या नहीं? तो हो गया है। कैसे हुआ है? त्रिकोण में एक राशि में, नवम भाव त्रिकोण में 84 के हैं। बात सही है। तो यदि ग्रह केंद्र भाव के स्वामी होने से केंद्राधिपत्य दोष अगर लग गया और वही ग्रह त्रिकोण भाव के, यानी कि 5वें 9वें या लग्न के स्वामी हैं, तो उनका केंद्राधिपत्य दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि लग्नेश को कभी केंद्राधिपत्य दोष लगता ही नहीं, और लग्न से मजबूत भाव 5वां होता है, 5वें से मजबूत भाव 9वां होता है। इस नियम के आधार पर शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष यहाँ पर नहीं लगा। अब दूसरे टर्म एंड कंडीशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह कक्षा अपने आप में बहुत अनमोल कक्षा, जो यहाँ पर कुंडली का फलादेश कैसे करे, यह बहुत ही अच्छी कक्षा है। इस प्रकार की कक्षाएं जल्दी नहीं देखने को मिलती, हमारे द्वारा तो कम से कम आयोजित नहीं होती। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर यहीं पे 2 नंबर की राशि 7वें भाव में होता तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 10 11 12 1 हो गया, और ग्रहों की स्थितियां ठीक इसी प्रकार रहे, ग्रहों की स्थितियां ठीक इसी प्रकार रहे। तो शुक्रदेव को तो यहां भी केंद्राधिपत्य दोष लगा ना जी, और शुक्रदेव की दूसरी राशि यहाँ पर है,
शुक्रदेव त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। अब 7 नंबर की राशि नहीं माने, अब 4 नंबर की राशि में बैठे हुए, क्या केंद्राधिपत्य दोष है या नहीं है? है। अब है या नहीं है? है सर, है। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है लग्नेश की 2 नंबर राशि पर। शनि की दृष्टि पड़ रही है वो अलग की बात, वह राशि पर पड़ रही है। राशि अलग चीज है, ग्रह अलग चीज है। राशियां घर होती है, ग्रह व्यक्ति होता है। जी जी जी। ग्रह जो है, राशियां जो है घर है और ग्रह व्यक्ति है। तो यदि मकान मालिक अपने घर को देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। व्यक्ति को देखेगा तभी तो मकान मालिक व्यक्ति को प्रभावित करेगा ना। जी गुरुजी। तो इस स्थिति में अगर यह स्थितियां बनती है तो जिस ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष लगता है उस ग्रह को यदि लग्नेश उस ग्रह से यदि लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश या नवम भाव के स्वामी युक्त हो जाए, दृष्ट नहीं, युक्त हो जाए, तो केंद्राधिपत्य दोष नष्ट हो जाता है, दृष्ट होने से नहीं होता। क्योंकि दृष्टि माहौल को परिवर्तन करता है, प्रयास करता है। लेकिन साथ में होना पूर्ण रूप से बदल देता है। अब बातें स्पष्ट हो गई कि केंद्राधिपत्य दोष का परिहार क्या होता है। जी गुरुजी। अब इससे आगे चलते हैं, पुनः हम लोग पिछली बातों पर आते हैं कि किसी भाव का फलादेश कैसे करें। जिस भाव का हम लोगों को फलादेश करना हो उस भाव के 3 बिंदुओं का महत्वपूर्ण चर्चा हो जाता है। एक भाव, भावेश एवं कारक। अगर तीनों बलवान हों तो फिर उस भाव से संबंधित निश्चित रूप से शुभ फल ही मिलता है। इस भाव में सबसे पहली बात कि 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि है, शुभाग्रह बैठे हुए हैं। दो, केतु देव की दृष्टि है, प्रश्न विद्या बुद्धि का है। और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, बुध राहु की नहीं है, शुक्र की नहीं है, गुरु सूर्य की नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है। लेकिन मंगल बुध को देख रहे हैं। इस उदाहरण कुंडली में बुध एवं मंगल की शत्रुता भी है, बुध देव राहु के साथ में भी हैं। बुधदेव जो पंचमेश हैं वे अष्टमेश भी हैं। चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी भी है। क्या यह भाव पूर्ण रूप से बलवान हुआ? नहीं। नहीं हुआ। अब आते हैं भावेश पर। तो भावेश राहु से युक्त है। राहु का अंशात्मक मान 18 है, बुध का 21 है। करीबियां है, 2-3 अंशों का ही तो अंतर है। नवमांश में भी देख रहे हैं कि आगे पीछे ही। तो 75% ग्रहण दोष बना। एवं बुध राहु साथ में हो जाना, इसका मतलब ये हुआ कि केतु भी साथ में हो गया। किसी शुभग्रह से कोई यह प्रभावित नहीं है, उल्टे लग्नेश से दृष्ट है। लग्नेश शुभग्रह होता है, ठीक है, लेकिन ये 12वें भाव के भी तो स्वामी है।
लेकिन लग्नेश की मित्रवत दृष्टि भी है। तो भावेश को हम उतना खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि बुधदेव भी जो है वह राहु के मित्र ही हैं, और राहु भी आकस्मिक बुद्धि प्रदान करता है। बुधदेव बुद्धि के कारक भी हैं भावेश होकर के। और बुद्धि किसको चाहिए? तो शनि को चाहिए। तो जिस प्रकार के शनि के स्वभाव होंगे, गुण धर्म होंगे, उस प्रकार का बुद्धि चाहेगा। यानी कि बुद्धि का विकास तो होगा ना, चाहे जिस क्षेत्र से जैसा भी बुद्धि का विकास हो, लेकिन बुद्धि तो होगा ना जी। बुद्धि खराब नहीं होना है, बुद्धि कमजोर नहीं होगा। दंड कर है, मतलब कि मंद बुद्धि का नहीं होगा। तो स्लो होगा गुरु जी, क्या स्लो होगा, बुद्धि इतना तेज नहीं होगा। बुद्धि राहु पर शनि की दृष्टि है, शनि लग्नेश भी है। बुध, शनि, राहु ये सभी आपस में मित्र हैं। शनि बुध को भी मित्र मानता है, राहु को भी मित्र मानता है। बुध भी राहु को मित्र मानता है, शनि को मित्र ही मानता है। सब तो मित्र ही हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक ही हैं। लग्नेश एवं पंचमेश सदैव मित्र भी होते हैं, एक दूसरे से केंद्र में भी हैं। बुद्धि तो होगी ही होगी। तेज बुद्धि होगी गुरुदेव, हाँ जी। थोड़ा एकदम आकस्मिक तेज बुद्धि होगी थोड़ी। अब उस बुद्धि की क्वालिटी कैसी होगी? अच्छी बुद्धि होगी, बुरी बुद्धि होगी, क्या होगी, वह अलग बात है। मतलब बुद्धि का क्वालिटी कैसा होगा यह अलग बात है, लेकिन बुद्धि तो होगी, तेज बुद्धि होगा। दूसरा, भाव के कारक बलवान हो तो, यानी कि भाव भी हम लोगों ने देख लिया था, भाव मध्यम हो गया, भावेश बलवान हो गया, लेकिन ग्रहण योग के साथ में है, तो राहु भी तो बुद्धि प्रदान करता है। भावेश भी उतना खराब हुआ तो बुध अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट है, लग्नेश से दृष्ट है। जो ग्रह लग्नेश से दृष्ट हो जाता है उसमें शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। तो भावेश भी कुल मिला जुलाकर यह उत्तम पूर्ण नहीं है, तो इसे खराब भी नहीं कहा जा सकता। कारक ग्रह भी बुद्धिमता के, विद्या के बुधदेव ही हैं, तो यह भी मध्यम से थोड़ा, अगर उत्तम नहीं है तो मध्यम से तो अच्छा जरूर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण कुंडली में विद्या बुद्धि जैसी भी होगी मध्यम से अच्छा ही होगा, यानी कि सामान्य से अच्छा होगा। सामान्य से अच्छा होने की संभावनाएं बनी कि नहीं बनी? जी गुरु। अगर यही नियम दाम्पत्य जीवन पर लगा करके देख लिया जाए तो 7वें भाव पर देख लेंगे, तो 7वें भाव के स्वामी कहाँ है? 8वें भाव में। तो एक तो भाव के स्वामी गड़बड़ हाल में चले गए। भाव में यह क्या है? 7वां भाव वयस्कता का है, और इसमें नदान ग्रह बैठ गए। बुध को नदान ग्रह कहा गया है या विवेकशील कहा गया है? बचपना। बचपना तो नदानी होती है ना, जो दूसरे के कहे पर जो चलता है उसको नदानी कह सकते। तो उस प्रकार के भाव के कारक ग्रह, अगर महिला की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति, वो भी 8वें भाव में चले, राहु से युक्त भी हो गया, जो दिग्भ्रमित करता है, आपस में सामंजस्य भी नहीं बैठने देगा। जीवन साथी क्या होगा? जो दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार का कह देगा, अगर मान लीजिए कि महिला की कुंडली है, उसके पति के बारे में जो भी कुछ कह देगा, नहीं ना, नहीं ना, ये अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके पत्नी का हो गया है, तो उसकी पत्नी को कोई आदमी कुछ भी कह देगा कि हाँ, झूठ भी बोल देगा तो विश्वास कर लेगा, भ्रमित हो जाएगा। भ्रमित हो जाएगा कि नहीं सामने वाला? जी गुरु। तो फिर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ गई। नियम तो वही है जो हम सबों को देखना समझना। तीसरे, छठे, 8वें और 11वें, खास करके 12वां भाव थोड़ा यह कम फल दे देता है। हमने देखा है, अपने अनुभव में पाया है, आप सब भी अपने अपने
आपके पास में यदि कुंडली आए तो यह सूत्र आप लोग देखेंगे, लगाएंगे जरूर। यदि तीसरे भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हों, छठे भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हों, आठवें भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हों, 11वें भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हों, तो बहुत ही उत्तम फल दे देते हैं। लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी यदि स्वगृही होकर बैठते हैं तो उत्तम फल ही देते हैं, उतना बुरा नहीं देते। लेकिन इन सबों की अपेक्षाकृत यह बहुत न के बराबर इनकी सत्ता रह जाती है। हालांकि यह भी विपरीत राजयोग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें ही भाव में है तो उतना ज्यादा लाभ नहीं देता जितना अष्टम भाव का स्वामी 8वें भाव में हो जाए या 12वें भाव का स्वामी 8वें या छठे में हो जाए। सामान्य सा सूत्र है कि ये सभी बुरे भाव हैं। गुरुजी फिर से एक बार बोलिए, अभी जो 12 वाला बोला। गुरुजी इस सूत्र में शुक्रदेव अपवाद में है ना, क्योंकि शुक्रदेव तो 12वें भाव में अच्छा फल दियाते हैं। हाँ, शुक्रदेव अपवाद है। हमने यह कहा है कि बुरे भाव के स्वामी स्वगृही हो तो अच्छे फल देते हैं। बहुत उत्तम फल देते हैं, सुफलदायी हो जाते हैं वो। फिर उनका जो भाव का जो दोष है कि छठे 8वें 12वें या तीसरे छठे 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, ऐसा सभी पुस्तकों में, पाराशरिक पुस्तकों में दिया गया। तो इसी का यह परिहार है कि यदि इन भावों के स्वामी अगर अपने ही भाव में हो तो शुभ फलदायक हो जाते हैं। इसे ही विपरीत राजयोग कहा जाता है। लेकिन 12वां भाव के स्वामी यदि स्वयं 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह उतना लाभकारी नहीं होता जितना अन्य भाव के स्वामी अपने भाव में बैठ जाते हैं। कारण यह है कि 12वां भाव व्यय का है, खर्च का है। तो जब खर्च होगा तब विपरीत राजयोग कैसे बना? आमदनी कहाँ हो? आमदनी जब दिखती तब है जब हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। अगर आमदनी भी हो रहा हो, खर्च भी अगर हो रहा हो, तो फिर आमदनी टिकेगा ही नहीं ना। फिर जब टिकेगा ही नहीं तो क्या दिखेगा? तो जो टिकेगा वही दिखेगा ना। जी गुरुदेव, टिकेगा वही दिखेगा, दिखेगा वही बिकेगा। तो ये वाली बात है। कहने का मतलब यह है कि सटीक शब्दों में यह समझ सकते हैं कि बुरे भाव के स्वामी यदि बुरे भाव में ही अवस्थित हों तो अच्छे फल प्रदाता होते हैं। इसे ही विपरीत राजयोग कहते हैं, परंतु वह किसी से शुभ दृष्ट होकर के बलवान न हो जाए, क्योंकि शुभ दृष्ट होने पर ग्रहगण बलवान हो जाते हैं। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, यह पढ़ा है। अब अगले सूत्र पर प्रतिदिन जो हम लोग 10-12 सूत्रों की चर्चा करेंगे, आप लोग उसका एक नोट्स बनाएं और कम से कम उस नोट्स को बनाकर कोई भी सदस्य, हम तो कहेंगे कि सभी सदस्य, अंत में हमारे पास उसका फोटो भेजे। मेरी यही इच्छा है। आज तक मैंने आप लोगों से कभी नहीं कहा कि मैंने जो पढ़ाया थोड़ा नोट्स हमें बतलाइए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। हम कभी आगे भी नहीं मांगेंगे, लेकिन इस कक्षा के लिए रेगुलर प्रतिदिन की कक्षा का नोट्स अगर हमें आप फोटो खींच के भेजते हैं, यानी अंत में, तो हम बहुत, हमारा मन अंदर से आनंदित होगा। हम उसको संजो कर रखेंगे, पीडीएफ बना करके हम अपने फाइल में लगा देंगे, पेन ड्राइव में पड़ा रहेगा। जब हम किताब लिखेंगे वहां पर यह सहयोग देगा हमें। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भाव
जब अपने स्वामी से जब दृष्ट हो जाता है तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है, यानी कि भाव के फलों में वृद्धि हो जाता है। अब यहीं पे शनि देव देख रहे हैं अपने भाव को तीसरी दृष्टि से। और कोई ग्रह अपनी राशि को देख रहा है तो नहीं देख रहा। इस उदाहरण कुंडली में केवल शनि देव ही एक हैं जो अपनी राशि को देख रहे हैं 12वें भाव को। तो इस भावेश के देखने से भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु यदि दिख रहा है, हाँ जी, गुरु की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव। अच्छा, देव गुरु बृहस्पति भी अपने भाव को देख रहे हैं, तो इस दोनों भावों के फलों में शुभ वृद्धि हुआ। भावेश जिस भाव को देखता है उस भाव में शुभ वृद्धि होती है, यह सामान्य सा नियम। परंतु यदि उसी भाव को कोई अन्य शुभाग्रह के द्वारा भी यदि देखा जाता है या उसमें साथ में कोई शुभाग्रह भी बैठा हुआ हो तो उस भाव के फलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर विद्या की निपुणता का भाव या विद्या बुद्धि की भाव पर आधारित चल रही है। देव गुरु बृहस्पति जो भावेश हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है 7वीं स्वराशि, किसी भी शुभाग्रह की दृष्टि नहीं। तो अत्यधिक वृद्धि होने में बाधक हो गया। यानी कि एक जो होता है शार्प माइंडेड, तो व्यक्ति तो शार्प माइंडेड है क्योंकि बुद्धि के साथ में राहु जुटा हुआ है। लेकिन यह प्रभाव विद्या बुद्धि के लिए कैसा हो जाएगा? मंगल की दृष्टि है, मंगल दशमेश भी है। जो इनकी मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में है, मंगल स्वभाव से उग्र राशि, उग्र ग्रह हैं, जल्दबाज हैं, गुस्सैल हैं। यहां पर देखा जाए क्या क्या बनकर निकलता है। मंगल स्वभाव से गुस्सा वाले हैं, गुस्सा, जल्दबाज, थोड़ा कड़क भी। तो मंगल देव पुरुष राशि में भी बैठे हुए हैं। जो कड़क या रोबदार वाली बातें हो गई, बढ़ ही गया। इनकी एक राशि जो मेष राशि है वह पराक्रम उत्साह तेज भाव में ही है, तेज में सौम्यता नहीं आया। एवं इनकी दूसरी राशि में शनि देव बैठे हुए हैं जो नैसर्गिक पापग्रह हैं। मंगल के यह थोड़ा सा ये मानते हैं, शत्रु भी मानते हैं, शनि मंगल को शत्रु मानता है। तो शनि के द्वारा कुछ पीड़ित भी हुआ। लग्न पर राहु की दृष्टि भी है। हम जो दर्शाना चाहते हैं आप लोगों को, ज्ञान कई प्रकार का होता है, बुद्धिमत्ता कई प्रकार का होता है। यह ज्ञान अर्जन में दिमाग तो काफी तेज चलेगा। विद्यार्थी है, छोटा बच्चा है, 10-11 साल के बच्चे की अपनी उंगली, बहाना भी खूब करेगा। यानी कि अभिभावक समझाएगा कि पढ़ने लिखने के लिए किताब कम पढ़ेगा, लेकिन जो मन में इच्छा आ जाएगा सीखने के लिए उस पर थोड़ा सा या ज्यादा जिद करेगा, क्योंकि राहु भ्रमित कर रहा है, बुध संसर्ग वाली बातें हैं,
चंद्रमा मन का कारक है, जो खष्टेश भी है, उस पर उग्र ग्रह मंगल की भी दृष्टि है। यानी कि जब अभिभावक कहेगा कि पढ़ने चलो, तो 5 मिनट बैठेगा, फिर मोबाइल लेकर के अपना इधर से उधर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ये, और दिमाग लेकिन काफी तेज चलेगा। हमने जो स्थितियां वर्णन की, शायद इस प्रकार के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही हुआ गुरु जी, क्योंकि पंचम में शुक्र बैठा हुआ है, जो कि मतलब मोबाइल वगैरह का रहा है, खेल कूद का। और पंचमेश के साथ में राहु भी है। जी गुरु जी। और एक और केतु लग्न में बैठा है गुरु जी, और चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये भी मन नहीं लगने देगा ना इसका। पढ़ेगा, दिमाग जाने कहाँ जाएगा, हाँ, हाथ में पुस्तक रहेगी और दिमाग में जाने यार दोस्तों में पार्क में जाएगा। हाँ। और मंगल की भी दृष्टि है, जो मंगल तीसरे भाव के स्वामी भी है। अगर अभिभावक समझाएगा भी तो प्रथम दृष्टिया या कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज्यादा अगर समझाने अगर थोड़ा सा ही किया जाए तो थोड़ा गुस्सा भी कर लेगा जातक ना, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, जो तीसरे भाव के स्वामी भी है। यही गुरुदेव, मंगल खिलाड़ी भी है ना, खेल कूद में ध्यान देगा इसका तो। तो इन सही बातों को भी हम सबों को समझना चाहिए। अब चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। वैसे भी अब इसके बाद में विपरीत राजयोग, जैसे कि भावेशों के आधार की बात हो रही है, तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यदि छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में बैठे हुए हों और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी इन्हीं में से किसी भी भाव में बैठे हुए हों और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यह राजयोग प्रदान करते हैं। अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो राजयोग प्रदान करते हैं। यहीं पे यह उल्टा नियम हो जाता है। शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो फिर नुकसान स्थिति देते हैं। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। बुध बुध और शनि विपरीत राजयोग में शामिल नहीं होगा गुरु जी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है जी। हाँ, क्योंकि इसका तब अष्टमेश होने का जब दोष नहीं लगा, तो फिर अगर खष्टेश भी है तो वह भी खष्टेश नहीं माना जाएगा। द्वादशेश है तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे खराब भाव तो 8वां ही है। जब 8वें को भी जब दोष नहीं लगता त्रिकोणेश होने का, तो दूसरे किसी को भी नहीं। चलिए इसके बाद में और भी छोटे से छोटे सूत्र हैं जो हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं। अगला सूत्र पर चला जाए कि जो भाव पाप कर्तरी में हो उस भाव का फल खराब होता है, जो भाव शुभ कर्तरी में हो उसका फल अच्छा होता है। आप ही लोगों में से कोई यह लग्न कुंडली में बतलाए कि कौन सा भाव पाप कर्तरी में है। यदि कोई भाव पाप कर्तरी में है तो पाप कर्तरी वाले भाव का नाम आप लोग बतलाएं। यदि शुभ कर्तरी में कोई भाव है तो शुभ कर्तरी वाले भाव का नाम बताएं। द्वादश भाव पाप का त्री में है गुरु जी। मंगल केतु दोनों तरफ से हुए। 12वां भाव पाप कर्तरी हो गया, 11वां भाव भी पाप कर्तरी हो गया। केतु शनि गिरी और शनि एक इधर भी है और शनि की दृष्टि इधर भी, और गुरु की भी दृष्टि पापे दृष्टि हो गया, क्योंकि नीच की दृष्टि है ना। नीच की दृष्टि नुकसानदायक होता है ना, तो जो नुकसानदायक हो गया तो हो गया, तब तो बतवा वही हो गया ना। यानी कि दो एक शनि जहां होते हैं, शनि से दूसरा भाव पाप कर्तरी में होता ही है।
क्या कोई भाव शुभ कर्तरी है? तीसरा। नहीं मिल रहा है ना। कम से कम लग्न तो नहीं है शुभ कर्तरी, कि शुभ कर्तरी है, लग्न शुभ कर्तरी में भी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इधर भी और उधर भी, लेकिन इधर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की इधर नीच की दृष्टि, तो इधर मंगल की भी दृष्टि है। इधर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, तो इधर मंगल की दृष्टि, लग्न भी पाप कर्तरी में है। गुरुदेव शनि की दृष्टि तो शुभ मानी जाएगी ना, स्वयं लग्नेश की ही दृष्टि दे रहा है, तो उसकी अशुभ कैसे मानेंगे अपन? नहीं मानेंगे, लेकिन नियम है ना, अगर यहाँ पर लग्नेश है इसलिए ना अशुभ नहीं माना जाएगा। अगर लग्नेश ना होते तो तब माना जाता। नहीं, शनि जहाँ बैठते हैं उससे दूसरे भाव में पाप कर्तरी योग बनता है, यह सामान्य नियम है। लेकिन जब शनिदेव लग्नेश हो जाएं या पंचमेश या नवमेश हो जाएं, यानी इन्हीं भाव में इनकी मूल त्रिकोण वाली राशि हो जाए, तो इनके द्वारा पाप कर्तरी दोष नहीं लगता। तो ऐसी स्थितियां तीन ही लग्न में बनती है ना। जैसे कुंभ लग्न में बन जाएगा, 2 अन्य लग्नों में बनेगा, 6 लग्न में थोड़े बन जाएगा, नहीं बनेगा। यदि शुभाग्रह है तो शुभ फल, पापाग्रह है तो पाप। अब आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सूत्र पर, कि जिस भाव को विच्छेदात्मक ग्रह देखे, उस भाव के फलों में छिन्न भिन्न हो जाता है, फल नुकसान होता है। वह प्रश्न के आधार पर निर्भर करता है कि प्रश्न किस प्रकार का है। अभी यहाँ पर विद्या बुद्धि से संबंधित बात है, तो फिर यहाँ पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हानि नहीं देगा। ग्रहगण अपने गुण धर्मों पर के आधार पर अच्छे फल भी दे सकते हैं, बुरे फल भी दे सकते हैं। जब प्रश्न जीव तत्वों से संबंधित हो, तो विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव जिस भाव पर होता है उससे संबंधित समस्याएं होती है, लाभ नहीं मिलता है। यदि पंचम भाव की ही चर्चा हो रही है और बात प्रेम की हो, कि पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा कि नहीं रहेगा, यह बात 7वां भाव नहीं है, यह भाव 5वां भाव है। क्यों है? तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन की इच्छा कैसा होगा वह 5वां भाव है। तो वैवाहिक जीवन में प्रेम चाहिए, तो प्रेम 5वां भाव हो गया। तो यदि पंचम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव है, तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक नहीं होगा। विद्या बुद्धिमता ये सभी चीजें भौतिक चीजें हैं, मतलब कि प्राकृतिक गुण धर्म है, यह विद्या वाली बात है। इसकी महानता बातें अलग है। अगर राहु देखेंगे या बुध देव या शनि देव देख रहे हैं, तो शनि देव अपने गुण धर्मों के आधार पर, मंगल देव देख रहे हैं तो अपने गुण धर्मों के आधार पर ज्ञान विवेक देंगे, अगर शुभ स्थिति में होंगे तो, बलवान होंगे तो। ऐसी बातें नहीं है कि जिसके पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि हो जाती है, मंगल देव की दृष्टि हो जाती है, राहु की दृष्टि हो जाती है, या किसी पापग्रह की दृष्टि हो जाती है, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, या ऐसा ही है? नहीं है। लेकिन विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर होगा, तो दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम की कमी पाई जाएगी, अगर प्रश्न विवाह का है तो। अब देखा जाए कि क्या पंचम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव है। वास्तव में विच्छेदात्मक ग्रह होते कौन कौन है? यदि किसी सदस्य को मालूम है तो बतलाएं कि विच्छेदात्मक ग्रह कौन कौन से होते हैं। राहु केतु शनि सूर्य।
सूर्य, सूर्यदेव, मंगलदेव, शनि, राहु, यही 3 ग्रह विच्छेदात्मक होते हैं। मंगल विच्छेदात्मक नहीं है, वो लड़ता है, तोड़ता नहीं है, लड़ता है, फूट नहीं डालता। दंगल कर। सूर्य और शनि फूट डालने वाले हैं, मंगल लड़ने वाला है, मंगल लड़ाई है। फूट डालना सूर्य शनि का, राहु का काम है। भ्रम में डालना, भाई फूट डालो, भ्रम में होने से फूट पड़ जाती है। 12वें का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, यह भी विच्छेदात्मक ग्रह होता है। राहु जिस राशि में बैठ जाए, इस उदाहरण कुंडली में सूर्य की राशि में बैठे हुए तो सूर्य और ज्यादा यह विच्छेदात्मक हो गया। चाहे किसी भी ग्रह की राशि में बढ़ जाए बलवान होकर के, 9 नंबर की राशि में अगर राहु देव 15 अंशों के हो जाएं तो गुरुदेव भी विच्छेदात्मक ग्रह का काम कर लें, लेकिन नहीं, कम न के बराबर, क्योंकि ये तो अपने आप में महान है ना, तो महान में थोड़ा सा गुण कम, महानता की गुण थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं शनि की राशि में बैठ जाए यहां पर राहु देव, फिर क्या होगा? शनि की में विच्छेदात्मक गुण और बढ़ जाएंगे। भले यहां पर ये लग्नेश हैं, अगर लग्नेश नहीं होते तो यह बात आ जाती है, लग्नेश होने से शुभ हो गया। अब यहीं पे सूर्य देव की राशि में राहु देव बैठ गए तो सूर्य को और अत्यधिक विच्छेदात्मक ग्रह बना दिए। तो कितने विच्छेदात्मक ग्रह बने? एक सूर्य, रुकिए पुनः लिखते हैं, कितने विच्छेदात्मक ग्रह हुए? तो इस प्रकार से 5 विच्छेदात्मक ग्रह हो गए। एक में सूर्य, दूसरा में शनि, तीसरा में राहु, चौथा में 12वें का स्वामी, एवं 5वां में राहु जिस राशि में है, राहु का स्वामी, यानी कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी। ये 5 ग्रह हुए। इन 5 ग्रहों में से 3 ग्रहों का प्रभाव जिस भाव पर होगा वह भाव खराब हो जाएगा, फल खराब हो जाएगा। अगर दाम्पत्य 7वें भाव में पर पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? दाम्पत्य जीवन खराब। चौथे भाव पर पड़ जाए तो घरेलू जीवन में मनमुटाव, घर में सुख नहीं होना, किसी का आपस में मन नहीं मिलना। चौथे भाव पर हो जाए तो घर में मन न लगना। 8वें भाव पर हो जाए तो अल्पायु होना, यानी कि आयु कम होगी। 7वें भाव पर हो गया तो मियां बीवी में खटपट चालू। दसम भाव पर आ जाए 3 ग्रहों का प्रभाव तो बार बार मान सम्मान पर प्रभाव पड़ना। दूसरे भाव पर हो जाए तो बार बार कर्ज की स्थिति बनना इत्यादि। यानी कि जिस भाव में पर पड़ेगा उस भाव से संबंधित समस्या प्रदान करेगा। तो आशा करते हैं कि आज की जितनी भी विषय वस्तु है आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया होगा।